अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हेडलाइंस से। बांग्लादेश में हिंदू रहनुमा चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ फूट पड़े पुरतशद्दुद मुजाहरे। झड़प के दौरान शदीद जख्मी हुए मुसलमान वकील ने अस्पताल में तोड़ा दम। हिजबुल्लाह ने अपने साबिक सरबराह शहीद हसन नसरुल्लाह को शायान शान अंदाज में सुपुर्द खाक करने का किया ऐलान। कहा, अमानतन दफन किया गया था हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी। जंगबंदी के बाद तदफीन की खुली राह। मजीद 2 इस्राएली फौजी हमास के हमलों में हलाक। हमास ने लेबनान में जंगबंदी को बताया खुशआइन। गजा में भी सीज फायर के लिए तैयार होने की कही बात। दरगाह अजमेर को शिव मंदिर बताने वाली हिंदुत्ववादियों की दरख्वास्त निचली अदालत में मंजूर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कानून और आइन की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां और नरेंद्र मोदी देख रहे हैं चुपचाप। समाजवादी पार्टी लीडर राम गोपाल यादव ने दरगाह अजमेर मामले पर दिया बड़ा बयान। कहा, छोटे छोटे जज बैठे हैं जो इस मुल्क में आग लगवाना चाहते हैं। और संभल वायलेंस पर अखिलेश यादव ने फिर खोली बीजेपी की पोल। कहा, फसाद की पहले वजह बने थे बीजेपी लीडर्स जिन्होंने लगाए थे जेएसआर के नारे। और पेश खबरों की तफसील। बांग्लादेश में हिंदू रहनुमा की गिरफ्तारी पर मुजाहिरों के दौरान एक मुसलमान वकील को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके शहर की सिक्योरिटी सख्त कर दी है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक हिंदू लीडर चिन्मय कृष्णदास को गद्दारी समेत दिगर इल्जामात में 2 दिन कबल ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। चिटगांव की अदालत में चिन्मय कृष्णदास की जमानत मुस्तरद होने के बाद मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने झड़पों के दौरान एक मुसलमान वकील के सर पर गहरी चोट आने की बात कही, जो दौरान इलाज चल बसे। लेबनान में जंगबंदी के बाद हिजबुल्लाह ने अपने साबिक सरबराह शहीद हसन नसरुल्लाह की तदफीन के हवाले से ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद उनका जसद खाकी अमानतन दफन किया गया था। हिजबुल्लाह के बयान के मुताबिक जंगबंदी के बाद अब हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी शायान शान अंदाज में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि हसन नसरुल्लाह की तदफीन गैर मुल्की शख्सियात और अवाम की मौजूदगी में की जाएगी। गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले में जख्मी होने वाला इसराइली फौजी आज दम तोड़ गया, जबकि एक और अहलकार ताज़ा झड़प में मारा गया है। ज़राए के मुताबिक इसराइली फौज ने अपने 2 अहलकारों की हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि आज एक झड़प में कैफर ब्रिगेड के सार्जेंट 21 साल तमर उस्मान की मौत हो गई है। इसराइली फौज के बयान में कहा गया है कि हलाक होने वाला दूसरा फौजी फर्स्ट क्लास सार्जेंट योना का ताल्लुक मेडिकल कोर से था, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में जख्मी हुआ था। बयान में मजीद कहा गया कि 23 साल योना ने 1 साल से ज्यादा अरसे तक अपने जख्मों से जंग लड़ी, लेकिन वो जान पर ना हो सका। सिहनी फौज के तर्जुमान ने मजीद बताया कि इन हलाकतों के बाद गजा में हमास के साथ झड़प में मारे गए इसराइली फौजियों की तादाद 381 हो गई है। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने ऐलान किया है कि वो लेबनान में जंगबंदी के बाद गजा में जंगबंदी के लिए तैयार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास के सीनियर ओहदेदार ने लेबनान में जंगबंदी को खुशाइन इक़दाम करार देते हुए कहा कि गजा में भी जंगबंदी को हम तैयार हैं। इस हवाले से सालिस का किरदार अदा करने वाले ममालिक इजिप्ट यानी मिस्र, कतर और तुर्किया को इत्तला दे दी गई है। हमास ओहदेदार का मजीद कहना था कि उनकी तंजीम जंगबंदी मुआहदे और कैदियों के तबादले के लिए संजीदा डील करने के लिए तैयार है, लेकिन इसराइल का रवैया जंगबंदी डील में रुकावट का सबब है। उधर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनका मुल्क गजा में भी मुमकिना तरीके से जंगबंदी कराने के लिए मदद देने को तैयार है। उन्होंने इस बात का इजहार लेबनान में जंगबंदी के निफाज के ऐलान पर इत्मीनान का इजहार करते हुए किया है। तुर्किया इसराइल की गजा में तवील तरीन जंग और पिछले अरसे से लेबनान में शुरू करदा इसराइली जंग के बारे में सख्त तनकीदी रवैया रखने वाला मुल्क है। ताहम वो इस बारे में इससे पहले भी गजा में जंगबंदी के लिए इम्कानात पर बात करने को तैयार रहा है।
पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर डी चौक पर पीटीआई कारकुनों ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया। अब इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुकदमे में कहा गया है कि मुल्जिमान डंडों, आहीनी राडों, पत्थरों, गुलेलों और कंचों से मुसल्लह थे। मुकदमे के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी ने सोशल मीडिया के जरिए पैगाम भेजा कि आज डी चौक पहुंचना है। मुतस्करा क़यादत को आगाह किया गया कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज है और वो मुंतशिर हो जाए। मुकदमे में कहा गया है कि मुल्जिमान ने पुलिस पर हमला किया और पुलिस से एंटी राइट किट्स छीन लिए। रूस ने बरतानवी सिफारतकार यानी ब्रिटिश डिप्लोमेट को जासूसी करने का इल्ज़ाम आयद करके 2 हफ्तों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक FSB सिक्योरिटी सर्विस ने बताया कि इस ब्रिटिश डिप्लोमेट ने मुल्क में दाखिल होते वक्त जानबूझकर गलत और गुमराहकुन मालूमात फराहम की थी। रूसी सिक्योरिटी सर्विस ने मजीद बताया कि बरतानवी सिफारतकार दरअसल इंटेलिजेंस एहलकार थे जिसके सबूत या शवाहिद मिले हैं। Questions for Russia today, sir. Sir. What do you think about the embassy being used as an intelligence base? Sorry, sir. Would you answer some questions for the British people? Do the British people need to have some answers about why you're escalating the war in Ukraine, sir? Why can you spend hundreds of millions of pounds to kill Russian citizens? वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। दुनिया की मशहूर दरगाह अजमेर शरीफ को शिव मंदिर बताने वाली हिंदुत्ववादियों की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त को निचली अदालत ने मंजूर कर लिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। अदालत ने सभी फरीकैन को नोटिस जारी किया है और समाअत के लिए 20 दिसंबर का दिन तय किया गया। हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए अदालत में दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त में उन्होंने दरगाह को हिंदुओं की पूजा का मुकाम बताया है। दरख्वास्त को कबूल करते हुए कोर्ट ने मामले से मुताल्लिक सभी फरीकैन को नोटिस जारी किया और समाअत की अगली तारीख में पेश होने का हुक्म सुनाया है। हिंदू फरीक ने अपनी दरख्वास्त में यह दावा भी किया है कि दरगाह की खिड़कियों पर ओम और स्वास्तिक के निशान पाए गए हैं। हमारी तरफ से हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख अभी जल्दी पता चल जाएगी। पक्ष कौन कौन रखे? ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है ASI उसको नोटिस जारी हो और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस दिया है। आज कोर्ट में जो बात हुई क्या रहा? कोर्ट में पूरा आज कोर्ट में यही रहा है कि हमारी बातें गंभीरता से माननीय जज साहब ने सुनी है और हमारी बातें सुन के जो याचिका हमने डाली थी अजमेर दरगाह वाले मैटर में वो हमारी याचिका स्वीकार की है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किए और नोटिस जारी करके जो प्रतिवादी हैं वो अपना जवाब देंगे। अगली तारीख ऑर्डर आने तक, अभी ऑर्डर आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा, पता चल जाएगा अगली तारीख इसमें क्या है। जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोर्ट ने आपसे पूछे होंगे तो किस तरीके के तथ्य आपने पेश किया? आपने ज्ञान वापी का भी नाम लिया है, आपने रामलला मंदिर का भी नाम लिया है, किस तरीके आधार क्या रखा? ऐसा है, कोर्ट ने हमसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। हमने उसमें अपनी पिटीशन में कहा था कि हमने 2 साल तक लंबा हमने रिसर्च किया, वो सारा रिसर्च के दौरान हमने क्या क्या किया, कौन सी पुस्तक है उनका हवाला दिया। उसमें एक पुस्तक थी हरबला शारदा सर की जो कि यहाँ के नाम है, जाना पहचाना नाम है और उन्होंने 1910 में बुक लिखी। वो यहाँ के म्युनिसिपैलिटी चीफ कमिश्नर भी थे और बाद में सेशन जज भी बने।
राजस्थान में, उन सारे तथ्यों को हमने दिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल माननीय अदालत ने हमसे पूछे, उन सबका जवाब हमने दिया। सुबह सुनवाई हुई थी, शाम को 4 बजे ऑर्डर के लिए रखा, बाद में ऑर्डर उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है और साथ ही साथ सभी जो प्रतिवादी हैं, जो विपक्ष है, उन सबको नोटिस जारी किया है और जल्दी आपको तारीख नेक्स्ट जो डेट है वो आपको इसमें पक्षकार आपके अलावा और कौन कौन है? इसमें पक्षकार मैं ही हूँ, इसमें मेन पक्षकार एक महादेव है और मैं तो सेकंड पार्टी हूँ, मैं तो महादेव का भक्त हूँ, उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, किन किन को नोटिस जारी करने का? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दूसरा अजमेर की जो दरगाह कमेटी है उनको नोटिस जारी हुआ। आगे क्या रहेगा अब इसके अंदर? देखिए उर्स मेला भी आ रहा है और ऐसा उर्स मेला हम ये खुद मानते हैं कि हम लोग कानून के रास्ते चल रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना है, ना तो पुलिस प्रशासन को ना सरकार को। उसको देखते हुए हमने माननीय अदालत से खुद ही रिक्वेस्ट किया है कि हमें डेट 5 तारीख से थोड़ी सी आगे दे दी जाए, जिससे कि सफलतापूर्वक सब। उधर दरगाह अजमेर शरीफ को शिव मंदिर करार दिए जाने वाली दरख्वास्त को अदालत की जानिब से कबूल किए जाने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सख्त रिएक्शन आया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से तवील पोस्ट करते हुए लिखा कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया कराम में से एक हैं। उनके आस्थाने पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कहीं राजा, महाराजा, शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना आज भी आबाद है। 1991 का इबादत गाहों का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता, न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। ये अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाएं। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। दरगाह अजमेर शरीफ में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली दरख्वास्त को अदालत की जानिब से मंजूर किए जाने की शदीद मजम्मत करते हुए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा रुकन राम गोपाल यादव ने जजों पर बरहमी का इजहार किया। यादव ने ANI से बातचीत में कहा कि छोटे छोटे जज मुल्क में आग लगवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था, इस तरह के छोटे छोटे जज बैठे हैं जो इस मुल्क में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है इसका। अजमेर शरीफ पर हमारे PM मोदी खुद चादर भिजवाते हैं, दुनिया भर से लोग वहां आते हैं। इसको तनाज़े में डालना बहुत ही घिनौना और गंदी ज़हनियत की अलामत है। इख्तिदार में बने रहने के लिए BJP हामिल लोग कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक CM अखिलेश यादव ने संभल वायलेंस से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने वकील विष्णु जैन की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि जिन्होंने हंगामा शुरू किया और जो सबसे पहले फसाद की वजह बने, उनकी तस्वीरें कब लगेंगी। विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो ज्ञानवापी से लेकर मथुरा कृष्णा भूमि पर अदालत में केस लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव का ये पोस्ट उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया कि पथराव करने वालों के पोस्ट पब्लिक प्लेसेस पर लगवाए जाएंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए इन तमाम मामले पर BJP की कम्युनल ज़हनियत इसे करार दिया था। जो बात ये रही कि 7-2 बड़ी मुश्किल से BJP जीत रही थी, 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन प्रशासन ने सर्टिफिकेट किसी और को दिया है। और जो संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, पहले तो 19 तारीख को फैसला सुनवाना कि उसका सर्वे होगा। जब पहला सर्वे हुआ, किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोगों को या संभल के लोगों को किसी को आपत्ति नहीं थी, पूरा सर्वे हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया और दोबारा सर्वे हुआ। अगर दोबारा सर्वे की बात हुई तो कम से कम वहां पे जो जिम्मेदार लोगों थे उनसे बातचीत करनी चाहिए थी प्रशासन को, लेकिन बातचीत नहीं की। और फिर जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें BJP के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो ये है जो प्रशासन छिपा रहा है कि जितने लोग उसमें गए थे सर्वे में, पीछे से नारे लगाते जा रहे थे। जो नारे लगाने वाले थे उन पे कितनी कार्रवाई की है? क्या नारे लगाने वालों पे मुकदमे दर्ज हुए? क्या नारे लगाने वाले जो सर्वे टीम के साथ गए थे, क्या BJP के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या प्रशासन की आंख बंद है इस बात को लेकर के? और सोचिए
आप पीजीआई में जाइए, नौकरी कहाँ की मिली? राजस्थान के लोगों को। आप लोहिया इंस्टीट्यूट चले जाइए लखनऊ में, वहां पर नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। और फिर राजस्थान के लोग उनको बैठाया जिन पर प्रश्न लगता है, जो अधिकारी हैं वहां पर। ये क्या वजह है कि राजस्थान के अधिकारी देख रहे हैं सब वहां पर, और बाहर से लाए हुए टेम्परेरी जो एक्सटेंशन पे रह रहे हैं, उनसे कानून व्यवस्था संभाली जा रही है। ये गंभीर बात है। मुझे उम्मीद है कि इन सब घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेकर के देखेगा कि आखिरकार इस तरह की साजिश क्यों रची गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो बेईमानी की थी उन्होंने, उस बेईमानी को छिपाना था। कोई दिल्ली का रास्ता इसी तरीके से दिल्ली तक पहुंचा था, कोई इसी तरीके से जहां पर अमन चैन को खत्म कर करके, भाईचारा खत्म कर करके दिल्ली तक पहुंचा था। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है जिसमें जनता पिस रही है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में संभल और अडानी मामले पर अपोजिशन कायदीन ने आज भी हंगामा किया, जिसके बाद कार्रवाई शुरू होने के बाद दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस के रुकन प्रमोद तिवारी ने अडानी मामले पर बहस का मुतालबा किया। आप जिस मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, लेकिन आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अभाव को उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय दिया है और दूंगा, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर इस देश का कोई संबंध नहीं है, उन पर चर्चा करने के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठें। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देंगे, हर विषय पर देंगे, लेकिन ये गतिरोध का तरीका ठीक नहीं है। संविधान की 75 वर्ष के अंदर संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर दें, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जहां नियमों के विशेष अध्याय के अधीन किसी नियम के निलंबन के लिए पहले से ही कोई विशेष वो है नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अडानी का 2300 करोड़ का प्रकरण है, इसमें गंभीर है, सरकार को जवाब। नथिंग इज गोइंग रिकॉर्ड। नहीं, The House stands adjourned to meet at 12 noon today. कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड से बाय इलेक्शन में शानदार जीत हासिल की थी। उन्होंने आज रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हलफ उठाया है। इस मौके पर उनके भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी समेत उनके बेटे रेहान वाड्रा और बेटी मीराया वाड्रा पार्लियामेंट में मौजूद थे। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद।
मोदी सरकार की जानिब से लाए गए वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बनाई गई पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी यानी जेपीसी की मियाद बजट सेशन के आखिरी हफ्ते तक बढ़ाई जा सकती है। आज भी जेपीसी की मीटिंग के दौरान कमेटी के अरकान की जानिब से सदर जगदम्बिका पाल के पास ये तजवीज़ रखी गई कि कमेटी की मियाद बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी इस मामले में कई स्टेक होल्डर से मुलाकात और बातचीत बाकी है। ज़राए के मुताबिक सदर पाल ने कमेटी के अरकान को भरोसा दिलाया है कि उन्होंने जो मांग उनके सामने रखी है उसको ऐवान के सामने रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया है। हर तरफ लोग खौफ और दहशत में जी रहे हैं। दोस्तों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े भारी मन से और बेहद दुख के साथ करनी पड़ रही है। दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती जा रही है और ख़ासकर पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मर्डर्स बहुत होने लगे हैं, व्यापारियों को एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं, चारों तरफ महिलाओं के साथ ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गैंग वॉर्स मतलब कई सालों के बाद गैंग वॉर दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। जिस किस्म के गैंग वॉर एक समय में 90s के दशक में बॉम्बे में देखने को मिलते थे, जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, उस तरह के गैंग वॉर और शूटआउट्स दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली न केवल असुरक्षित है बल्कि दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है। 2022 में 501 मर्डर हुए, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मर्डर्स हैं, और लगभग पिछले 3 महीने में जितने यमुना पार जितने गैंग वॉर हुए हैं उसमें 20 लोगों की जानें गई हैं। तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। चारों तरफ लोग डर और दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। बांग्लादेश में हिंदू रहनुमा चिन्मय कृष्णा दास की गिरफ्तारी के खिलाफ फूट पड़े पुरतशद्दुद मुजाहरे। झड़प के दौरान शदीद जख्मी हुए मुसलमान वकील ने अस्पताल में तोड़ा दम। हिजबुल्लाह ने अपने साबिक सरबराह शहीद हसन नसरुल्लाह को शायान शान अंदाज में सुपुर्द खाक करने का किया ऐलान। कहा, अमानतन दफन किया गया था हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी, जंगबंदी के बाद तदफीन की खुली राह। मज़ीद 2 इस्राएली फौजी हमास के हमलों में हलाक। हमास ने लेबनान में जंगबंदी को बताया खुशाइन। गजा में भी सीज फायर के लिए तैयार होने की कही बात। दरगाह अजमेर को शिव मंदिर बताने वाली हिंदुत्ववादियों की दरख्वास्त निचली अदालत में मंजूर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कानून और आइन की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां और नरेंद्र मोदी देख रहे हैं चुपचाप। समाजवादी पार्टी लीडर राम गोपाल यादव ने दरगाह अजमेर मामले पर दिया बड़ा बयान। कहा, छोटे छोटे जज बैठे हैं जो इस मुल्क में आग लगवाना चाहते हैं। और संभल वायलेंस पर अखिलेश यादव ने फिर खोली बीजेपी की पोल। कहा, फसाद की पहले वजह बने थे बीजेपी लीडर्स जिन्होंने लगाए थे जेएसआर के नारे। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। आप तमाम से अपील, हमारे नए चैनल BBN न्यूज डिजिटल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए BBN चैनल।